लीजिए आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। हाँ भाई कुसुम, तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय का तो क्या कहना। अरे पारुल बेटा, नाश्ता बना दूं मैं तुम्हारे लिए? नहीं मम्मी जी, ऑफिस में कैंटीन है, वैसे भी घर का बना नाश्ता मेरी डाइट में फिट नहीं बैठता। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुसुम जी बहुत ही शरीफ और सीधी सादी घरेलू महिला थी। वह हमेशा बहू, बेटी, बेटा सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहती थी। कुसुम जी की बहू पारुल वह नौकरी कर रही थी, इसीलिए वह अपनी बहू को घर के किसी भी काम को हाथ लगाने नहीं देती थी। कुसुम जी बढ़ चढ़कर घर की सारी जिम्मेदारियां खुद ही संभाल रही थी। इसके बावजूद पारुल की नजरों में उसकी सास की कोई अहमियत नहीं थी। शायद इसी को कहते हैं कि ये सब किस्मत का खेल है। अगर सास अच्छी मिल जाए तो बहू अच्छी नहीं मिलती, और बहू अच्छी मिल जाए तो सास अच्छी नहीं होती। सास बहू की कुंडली कभी मैच हो ही नहीं सकती। अरे पारुल, तुमने मेरी घड़ी देखी क्या? घड़ी? अरे जब टाइम की वैल्यू ही नहीं है तो घड़ी का क्या करना है? क्यों पहनना है तुम्हें घड़ी? वैसे भी तुम तो 20-25 हजार रुपए में ही जी लेते हो ना। एक मैं ही हूँ जो ढंग का कमाती हूँ इस घर में। कितने बार मैंने तुम्हें समझाया कि ये मास्टरी गिरी छोड़ो और कोई ढंग की नौकरी कर लो, लेकिन तुम तो बस, तुम्हें तो समय की कदर ही नहीं है। जिंदगी भर गरीबी रहना चाहते हो तुम। अरे पारुल, अपने पैसों का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वैसे भी समय की कीमत होती है, पैसों की नहीं। ओ प्लीज अंकित, अब तुम ना ये किताबी ज्ञान मेरे सामने मत झाड़ो। जब मैं महीने के अंत में 1 लाख रुपए की सैलरी लेकर घर आती हूँ और तुम 20-25 हजार रुपए, तो फर्क तो साफ दिखता है ना कि कौन ज्यादा कमाता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और मेरी बातों पे जरा गौर करना अंकित। और अगर तुम मेरी मदद लेना चाहो ना तो 50-60 हजार रुपए की नौकरी तो मैं तुम्हें दिलवा ही सकती हूँ। भैया, भाभी कितना कुछ सुना देती है, लेकिन आप भाभी को पलटकर कोई जवाब नहीं देते। हाँ बेटा, ऐसे कब तक बर्दाश्त करोगे तुम? पारुल के मुंह में जो आता है वह हमेशा वह सुना देती है तुम्हें। बेटा, यह तो हमारे परिवार का बड़प्पन है कि पारुल की बातों को हम में से कोई भी दिल पर नहीं लेता। लेकिन कब तक बेटा, कब तक? जब देखो तब पारुल अपने रुपयों की धौंस बताती है, तुम्हें नीचा दिखाती है। लेकिन अभी तक हम लोग उसकी बातों को ना समझ है करके टाल देते हैं, लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। शायद हमारी चुप्पी पारुल को सह दे रही है। हाँ पापा। माँ, पापा, आप लोगों को तो पता है ना कि पारुल ने कभी गरीबी नहीं देखी है। वह कभी सीमित संसाधनों में जीवन नहीं बिताई है, इसलिए वह इन सब बातों को नहीं समझेगी। उसे कुछ समझाना या बताना मूर्खता है। मैं तो उसके लिए कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जो वो अपनी आंखों से देखे और उसे समझ में आ जाए कि अपने रुपयों का घमंड इतना अच्छा नहीं होता। क्योंकि रुपए पैसे तो सब यही रह जाने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व रखता है हमारे रिश्ते, हमारा परिवार। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। माँ, मैं बस एक सही मौके के इंतजार में हूँ, और जैसे ही वह मौका मुझे मिल जाएगा ना, तो मैं पारुल को इस बात का एहसास करवा दूंगा कि वह बेकार में अपने रुपए पैसों का घमंड कर रही है और अपने रिश्तों को तवज्जो नहीं दे रही है। अच्छा माँ, अब मैं स्कूल चलता हूँ। ठीक है बेटा। जिया, तू कॉलेज जा रही है बेटा? नहीं माँ, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मैं आज मार्केट जाकर कुछ बुक्स लेकर आऊंगी। ठीक है बेटा, आते वक्त ध्यान से पनीर और दही लेकर आना, दोनों सामान घर में खत्म हो गए हैं। ठीक है माँ। सच में जी, हमारे बच्चे कितने संस्कारी और समझदार हैं। इस मामले में तो हम सबसे ज्यादा धनी हैं। हाँ कुसुम, हमारी असली दौलत तो हमारे बच्चे ही हैं। हाँ जी, पारुल के ससुराल वाले पारुल को झेल रहे थे। वह हर बात में बस अपने रुपयों की अकड़ दिखाती थी। शाम को जब पारुल ऑफिस से घर आती है तो उसी समय पारुल की सास अपनी बेटी से दही और पनीर लाने की बात कहती है। अरे बेटा, मैंने तुझे पनीर और दही लाने को कहा था ना। सॉरी मम्मी, मैं पनीर और दही लाना भूल गई। मैं अभी जाके मार्केट से ले आती हूँ। अरे रहने दीजिए मम्मी जी, ये काम भी मैं ही कर लूंगी। वैसे भी इस घर में सबके काम की जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है। भाभी, ये क्या? मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं ना। अरे जिया, मैं जानती हूँ भले ही तुम सामने से कुछ ना कहो, लेकिन मन ही मन में तो सोचती होगी ना कि भाभी इतने रुपए कमाती है और रुपयों की अकड़ दिखाती है। इसलिए रहने दो, थोड़े बहुत काम तो मैं ही कर लूंगी। लेकिन भाभी, ना ही मैंने आपको ऐसा कहा और ना ही मैंने अपने मन में ऐसा सोचा। भला मैं क्यों आपके लिए ऐसा कुछ सोचूंगी? आप कमाती हैं तो कमाती हैं भाई। अरे जानती हूँ, सब यही सोचते हैं मन ही मन में, लेकिन कोई मुझसे कहता कुछ नहीं। अब भाई, लाखों रुपए महीने कमाने वाली को थोड़ा बहुत तो अकड़ होगा ही ना। ये तो तुम अच्छे से जानती हो जिया। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तो यह घर कितना छोटा सा था। वह तो मैंने इस घर को तोड़ फोड़ कर यहाँ नया महल खड़ा करवाया है। बहू, मैं मानती हूँ कि इस घर में सबसे ज्यादा तुम कमाती हो, और हमें तुम्हारे ऊपर गर्व भी होता है कि हमारी बहू अपने पैरों पर खड़ी है। लेकिन बेटा, घमंड आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। घमंड नहीं मम्मी जी,
हकीकत है ये। इस घर में अगर कोई अच्छा खाता पीता है, सबके कमरों में एसी चलता है, फ्रिज भरा रहता है, तो वह सब मेरी वजह से। वरना ये बात तो आप सब लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका बेटा अंकित अभी भी मास्टरी कर बीएड में ही अटका हुआ है। सबके सामने पारुल जब अपने पति अंकित को बेइज्जत करती है तो अंकित का चेहरा उतर जाता है और बेटे की बेइज्जती देख बेचारी कुसुम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुसुम जी अपने आप को रोक नहीं पाती और वह पारुल को समझाते हुए कहती है, देखो बेटा पारुल, कमाई जरूरी है लेकिन इंसानियत उससे भी ऊपर है। मम्मी जी, इंसानियत? अरे इंसानियत से पेट नहीं भरता है। अरे मैं भी क्या आप लोगों से सिर खपा रही हूँ? मुझे ऑफिस का कितना सारा काम करना है। चलो चलकर कर लेती हूँ, वरना मैं आप लोगों की ही तरह कुछ कमाने लायक ही नहीं रहूंगी। बेटा अंकित, कब तक सहेगा तू, कब तक सहेगा? क्या तुझे बुरा नहीं लगता? बेटा हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन पारुल अपनी सारी सीमाएं लांघ चुकी है। हाँ भैया, कब तक सहोगे आप? भाभी हर रोज आपको नीचा दिखाती है। हाँ बेटा, बहू का अपने रुपयों पर घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तो वह यह भी भूल गई है कि तुम उसके पति हो और वह तुम्हारी पत्नी है। हाँ बेटा, बहू रुपयों के घमंड में इतनी अंधी हो गई है कि वह तुम्हारा मान सम्मान सब कुछ भूल बैठी है। क्या करूँ माँ, मैं भी तो पारुल के ऐसे घमंडी स्वभाव को बदलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? क्योंकि मैं भी ये देख रहा हूँ कि पारुल का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। माँ, पापा जी, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि बिना कलेश किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए पारुल को अपनी गलती का एहसास हो जाए। हाँ बेटा, हम भी तो यही चाहते हैं, क्योंकि पारुल हमारी इकलौती बहू है और हम घर में कोई कलेश नहीं करना चाहते हैं। हाँ बेटा, पारुल को हम एक ही तरह से सबक सिखा सकते हैं या उसे उसकी गलती का एहसास करवा सकते हैं। उसके लिए तुम्हें उसे जमीनी हकीकत दिखानी होगी। पारुल शुरू से ही पैसों में खेलती आई है। गरीबी का एहसास, परिवार की कीमत, इज्जत, समाज, इसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। हाँ बेटा, वह बस इतना जानती है कि पैसा है तो सब है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि बड़े बड़े पैसे वाले भी अपनी हरकतों के चलते अकेले पड़ जाते हैं। कोई भी सच्चा हमदर्द उनके आगे पीछे नहीं होता। और हाँ बेटा, जो रहते हैं वह सिर्फ चापलूस लोग ही होते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि यदि पारुल को इन सब चीजों का तुम एहसास दिलाना चाहते हो ना, तो जैसा मैं कहता हूँ सिर्फ तुम वैसा ही करते जाओ। क्या पापा, क्या करना होगा? बेटा, पारुल को उन औरतों से मिलाना बहुत जरूरी है जो उससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं और उसके साथ साथ घर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती है, फिर भी उनके अंदर घमंड नाम की चीज नहीं होती। हाँ पापा, लेकिन ऐसी औरतों से हम पारुल को मिलाएंगे कहाँ? बेटा, मेरे एक दोस्त हैं शर्मा जी, उनकी बेटी एनजीओ में ट्रेनिंग देती है, सिलाई, मेकअप, ट्यूशन, और यहाँ तक वह गरीब छोटे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी देती है। बस किसी भी प्रकार से पारुल को उस एनजीओ में लेकर जाना है और उन औरतों से मिलाना है जो वहाँ कड़ी मेहनत करती हैं, थोड़े से रुपए कमाती है और उस थोड़े से रुपए में भी अपने घर परिवार के साथ बहुत ही सुकून से जिंदगी जीती है। ना ही वह किसी को नीचे दिखाती है और ना ही किसी चीज का वह घमंड करती हैं। ऐसी औरतों से जब पारुल मिलेगी तो उसे खुद समझ में आ जाएगा कि वह लाखों रुपए कमाने के बाद भी एक सुखमय जिंदगी नहीं जी रही है। और यह सब देखकर पारुल को एहसास हो सकेगा कि मेहनत की कमाई के साथ साथ परिवार और विनम्रता क्या होती है। क्योंकि शर्मा जी की बेटी जिस एनजीओ में काम करती है ना, उस एनजीओ में झुग्गी झोपड़ी वाली औरतें हैं जो कि थोड़े से रुपए में वहाँ काम करती हैं और कुछ हुनर भी सीखती हैं और उसके साथ साथ अपने परिवार को भी बखूबी संभालती हैं। हाँ पापा, यह सही होगा। मैं आज ही जाकर शर्मा जी की बेटी से बात करता हूँ। वह हमारे इस काम में जरूर मदद करेगी क्योंकि वह बहुत ही समझदार और नेक बच्ची है। ठीक है पापा, ठीक है पापा, बस मैं किसी भी प्रकार पारुल को उस एनजीओ में ले जाने के लिए तैयार कर लूँ। हाँ बेटा, इस तरह पारुल के सीधे साधे ससुराल वाले पारुल को सबक सिखाने के लिए उसे एक एनजीओ में ले जाने का प्लान बनाते हैं। कुसुम, मैंने शर्मा जी की बेटी से बात की है। अच्छा जी, क्या कहा उसने? क्या वो हमारी मदद करने को तैयार है? हाँ कुसुम, शर्मा जी की बेटी बहुत ही समझदार है। वह मेरी सारी बात समझ गई और उसने हमारी मदद के लिए तुरंत ही हाँ कह दिया है। अंकित भी स्कूल से आ ही रहा होगा, मैं उसे ये सारी बात समझा देता हूँ, फिर वह जाकर पारुल बहू से बात कर लेगा। लेकिन आपको क्या लगता है जी कि पारुल मान जाएगी एनजीओ में जाने के लिए? ऐसे तो वह पूरे टाइम अपने रुपयों की अकड़ बताते रहती है, फिर वह ऐसी छोटी जगह में जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि तैयार हो जाएगी। कुसुम, ये तो अंकित का काम है। अंकित किसी भी तरीके से पारुल को तैयार कर ही लेगा। हाँ मम्मी, भैया तो कैसे भी भाभी को मना ही लेंगे। अरे अंकित भी आ गया। पापा, आप शिवानी दीदी से मिले? हाँ बेटा, मैं शिवानी से मिल भी लिया और उसे सारी बात समझा भी दी। वह हमारी मदद के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ कि तुम किसी भी प्रकार से कल ही मना लो पारुल को और कल ही अपने साथ एनजीओ ले जाओ। हाँ पापा,
मैं कोशिश करता हूँ कि पारुल मेरे साथ एनजीओ जाने को तैयार हो जाए। ठीक है बेटा। काश मम्मी भाभी अपनी अकड़ छोड़कर हम लोगों के साथ प्यार से रहने लगे। हाँ बेटा, वैसे तेरी भाभी दिल की बुरी नहीं है, बस रुपयों का घमंड है उसे, और ये घमंड भी जल्दी ही टूट जाएगा, मुझे अंकित पर भरोसा है। हाँ मम्मी। ओ नहीं मम्मी, अरे 2-4 लाख रुपए के लिए आप इतना मत सोचिए। अरे आपको किस बात की चिंता है, आपकी बेटी लाखों रुपए महीने कमाती है, और फिर पापा का इतना बड़ा बिजनेस भी तो है ना। हमारे यहाँ रुपए पैसों की तो कोई कमी है नहीं, और आप 2-4 लाख रुपए के लिए इतना सोच रही हैं। हे भगवान, पूरे टाइम बस रुपए पैसों की ही बात करती रहती है ये। अच्छा ठीक है मम्मी, अब मत सोचिए। 2-4 लाख रुपए के लिए आपको ऐसा सोचना शोभा नहीं देता। अरे होते ही कितने हैं 2-4 लाख रुपए। अच्छा ठीक है मम्मी, बाय। पारुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। पारुल, मुझे एक एनजीओ से कॉल आया था, वह चाहते हैं कि मैं उनके साथ गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करूं, और वो एनजीओ वाले मुझे 15,000 रुपए की सैलरी भी देंगे। क्या 15,000 रुपए? हाँ मैं जानता हूँ पारुल कि 15,000 रुपए बहुत कम होंगे, लेकिन गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद करके मुझे सुकून भी तो मिलेगा ना। वाह 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 वाह, क्या खूब कहा अंकित साहब आपने। एक तो मैं दिन रात और पैसे कमाने के चक्कर में पड़ी रहती हूँ, जिसके चलते मैं बुरी तरीके से थक जाती हूँ। तुम्हारी तो कोई मदद मिलने वाली है नहीं, और तुम ऊपर से अपने को 2 पैसे वाली नौकरी छोड़कर दान पुण्य करने चले हो। तुम ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? सबके साथ साथ अब मैं तुम्हारे भी खर्चे उठाऊंगी। अरे वो 2 पैसे वाली मास्टरी करते थे, कम से कम उसी को ढंग से कर लो। अब उसको छोड़कर न जाने दान पुण्य करने का कौन सा भूत सवार हो गया है जो 8-10 हजार रुपए के लिए एनजीओ में जाकर पढ़ाओगे। अरे उससे अच्छा तो तुम घर में ही बैठो, 8-10 हजार रुपए तो मैं ही तुम्हें दे दिया करूंगी। कम से कम घर में रहोगे तो मम्मी पापा की मदद हो जाएगी। कम से कम आप बाजार से जाकर सब्जियां तो ला सकते हैं, या वो भी नहीं हो सकता तो बताओ, बस चुपचाप घर में बैठो, टाइम पास करो, मोबाइल चलाओ, टीवी देखो। मैं तुम्हारा जेब खर्च भी उठा लूंगी, लेकिन ये फालतू की बातों में दिमाग मत लगाओ। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम पारुल। मैं जिस एनजीओ की बात कर रहा हूँ ना, वहाँ गरीब बच्चों और गरीब महिलाओं के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वहाँ पर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो जीवन यापन करने के लिए वहाँ जाकर काम करती हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सीखती हैं, कोई सिलाई का काम सीखता है, कढ़ाई बुनाई, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं वहाँ पर। और इसी के साथ साथ वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है ना पारुल, इसमें एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को खड़ा किया जाना है जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। और उस एनजीओ वाले ने खासकर तुम्हें आमंत्रित किया है। वह तुम्हें सबके सामने खड़ा करके तुम्हारा परिचय करवाना चाहते हैं और तुम्हारे सक्सेस की कहानी बताना चाहते हैं, ताकि तुम्हें और तुम्हारे जीवन को देखकर उन लोगों को जीवन की सही राह मिले और कैसे सक्सेसफुल बना जाता है ये मार्गदर्शन मिले। इसीलिए तुम्हें खास आमंत्रित किया गया है उस प्रोग्राम में। और पता है पारुल, मैंने ना वह एनजीओ में तुम्हारी खूब तारीफ की, इसीलिए सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। अपनी तारीफ सुनकर पारुल तो फूली नहीं समा रही थी। ऐसे तो पारुल उस एनजीओ में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब अंकित ने कहा कि खास सब उससे मिलना चाहते हैं, तो वह अपने ऊपर बहुत ही गर्व करने लगी। और फिर पारुल ने बिना कुछ सोचे समझे एनजीओ में जाने के लिए हाँ कह दिया। और जब पारुल अंकित के साथ उस एनजीओ में गई तो वहाँ चारों तरफ उसे महिलाओं ने घेर लिया। सब अपनी अपनी बातें पारुल को बताने लगी, और तब पारुल को पता चला कि झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं 3 से 4 हजार रुपए महीना कमाकर बच्चों को पाल रही हैं। वहाँ कोई स्कूल में झाड़ू लगाती है तो कोई झोपड़ी में ट्यूशन पढ़ाती है। पारुल ने सबके चेहरे पर खुशी देखी। दिन भर मेहनत के पैसे कमाकर और ऊपर से पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाकर बच्चों के साथ सारा काम करते हुए वह महिलाएं कितनी खुश थीं। किसी के चेहरे पर कोई थकान न थी, कोई चिंता नहीं थी। पारुल मैम, ये सारी महिलाएं यहाँ दिन भर मेहनत करती हैं। कोई झाड़ू लगाती है, कोई पोछा लगाती है, कोई बच्चों को यहाँ पढ़ाती है। 3-4 हजार रुपए महीने तो कमा ही लेती हैं ये सब यहाँ, बस 3-4 हजार रुपए। मैम साहब, आप बस 3-4 हजार रुपए बोल रही हैं। इस 3-4 हजार रुपए में हमारे महीने भर का राशन आ जाता है। इतना ही हमारे लिए बहुत है। कम से कम हम यहाँ काम करती हैं तो अपने पति का हाथ तो बटा लेती हैं। क्या तुम लोग ये काम करके खुश हो? हाँ मैम साहब, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, हम तो दिन भर घर में फालतू बैठे रहते थे, कम से कम 2 पैसे कमा तो रहे हैं यहाँ से जुड़े हैं तो। वैसे मैडम जी, एक सवाल करूँ मैं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। मैडम जी, आपकी चप्पल कितने की है? बड़ी सुंदर लग रही है, वह भी पूरे आपकी साड़ी की कलर की है। 5,000 रुपए की है। हाय भैया, 5,000 रुपए की चप्पल? हाँ मैडम जी, इतनी महंगी चप्पल पहने हो आपने। अरे इतने में तो मैं पूरे 1 महीने का राशन ले आती। उन महिलाओं की बात सुनकर पारुल को अपने ऊपर और ज्यादा गर्व होने लगा। वह फूले नहीं समा रही थी। भाई मैडम जी,
अंकित बाबू तो बड़े ही खुश नसीब हैं जिन्हें आप जैसी पत्नी मिली है। हाँ, सही कहा तुमने। अक्सर शादी के बाद पत्नियां नसीब वाली मानी जाती है पति को पाकर, लेकिन यहाँ तो अंकित ही खुश नसीब है जो उसे मेरी जैसी पत्नी मिली है। सारी सुख सुविधाएं मैंने दे रखी है उसके पूरे परिवार को। जब मैं ब्याह करके अंकित बाबू के घर आई ना, तो उनके यहाँ कुछ ज्यादा सुख सुविधाएं थी ही नहीं। फिर मैंने ही सारी सुख सुविधाएं लगाई है उनके घर में। सबके कमरों में एसी तक लगवा दिया है। खाने पीने की कोई कमी नहीं रखती हूँ। यहाँ तक कि पूरे परिवार का खर्चा मैं ही उठाती हूँ। ये मानकर चलो कि इनके पूरे परिवार का खर्चा मैं अकेले ही उठाती हूँ। नहीं तो अंकित बाबू की इस चिल्लर की कमाई से घर के खर्चे चलने वाले तो है नहीं। यहाँ तो यही बड़ी बात है कि अंकित बाबू अपना खर्चा खुद ही उठा ले। पारुल ने ताव ही ताव में अपनी खूब बड़ाई कर दी, लेकिन पारुल की बात सुनकर अंकित का चेहरा उतर गया। सारी औरतें कभी अंकित को देखती तो कभी पारुल को देखती। उसमें से एक औरत ने आखिर पारुल से कह ही दिया, हाय दैया, ये क्या मैडम जी, हमें तो लगा था कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको अपने रुपयों का बहुत ज्यादा घमंड है। बुरा मत मानिएगा मैडम जी, लेकिन पैसे तो हम भी कमाते हैं, बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन हम पति पत्नी मिलकर 15,000 रुपए भी महीने कमा ले तो हमारे लिए वह बहुत है। लेकिन कभी भी हम दोनों एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते। अरे और नहीं तो क्या, चाहे हम कम कमाएं या ज्यादा, पति पत्नी में प्यार के साथ साथ इज्जत भी होना बहुत जरूरी होता है। माफ करिएगा छोटी मुंह बड़ी बात मैडम जी, लेकिन बिना पति के घर और जिंदगी दोनों ही अधूरी होती है। एक अकेली औरत बहुत ऊंचाइयों तक जा सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद अधूरी रहती है। और ये बात मैडम जी एक औरत से ज्यादा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता। हम तो आपको अंकित बाबू की तरह दिल का भी अमीर समझ रहे थे, इसलिए आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन आपसे बात करने पर पता चला आप तो बस पैसों की अमीर हो, लेकिन दिल की तो आप हमसे भी ज्यादा गरीब हो। चलो बहनों, अरे ऐसी औरत से बात करने का और मिलने का फायदा ही क्या, जो अपने रुपयों का इतना घमंड दिखाती हो, जो अपने परिवार के ऊपर रुपए खर्च कर रही हो उसका भी अकड़ दिखाती हो। हम क्या सोचकर मिलना चाहती थी, लेकिन यह तो क्या मिली। ऐसी घमंडी औरत से क्या जानना चाहेंगे हम, और क्या इनके विचार सुनना चाहेंगे। चलो बहनों, इनसे अच्छे तो हम ही हैं। वहाँ से सारी औरतें उठकर चली जाती हैं। अचानक से ही बदले हुए इस माहौल को देखकर पारुल को ऐसा लग रहा था जैसे उन औरतों ने उसके मुंह पर जूता भिड़ा कर मारा हो। पारुल हैरानी से आंखें फाड़कर उन जाते हुए औरतों को देखती रही। आई एम सॉरी मैडम, हमने आपको यहाँ सामान देने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ जो हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलो पारुल, घर चलते हैं। सब लोगों के जाने के बाद अचानक पारुल की नजरें उसकी सैंडल पर पड़ी, तो उसके सैंडल पे लगा एक एक मोती उसको कांटों की तरह चुभ रहे थे। इस कार्यक्रम में आने से पहले वह अपने सैंडल पर शान दिखा रही थी, लेकिन जाते हुए वह कांटों की तरह लग रहे थे। गाड़ी में बैठे बैठे पारुल अपने ही सोच में खोई रही। बार बार उसके कानों में उन औरतों की आवाज गूंज रही। पारुल मन ही मन में सोच रही थी कि वह उन औरतों के सामने अपने पति को ऐसा कह दिया तो उन औरतों को कितना बुरा लगा, और वह उसके मुंह पर उसे सुनाकर चली गई। लेकिन वह दिन रात उस पति को कोसती है, उसके परिवार को कोसती है, फिर भी वह लोग चुपचाप उसकी सारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहे हैं। यह सोचते हुए पारुल घर पहुंच जाती है, लेकिन आज वह घमंड से अकड़ी हुई पारुल बिल्कुल शांत और सीधी थी। वह किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, और न ही उसके कदम दरवाजे से अंदर जा रहे थे। क्या हुआ पारुल, यहाँ रुक क्यों गई? चलो ना अंदर। अंकित, मैं दिन रात तुम्हें ताने देते रहती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार वालों को भी बात बात पर अपने रुपयों का घमंड दिखाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना कभी तुमने और ना कभी मम्मी पापा या फिर छोटी ने मुझे पलटकर जवाब दिया है। हर बार मेरी अकड़ से भरी बातों को मुस्कुराकर टाल देते हैं आप लोग। सच में मुझे अपने रुपयों का इतना घमंड हो गया है कि मैं अपने रुपयों के घमंड में अपना प्यार, अपना परिवार, अपना सब कुछ भूल बैठी हूँ। हर बात में मुझे रुपए पैसे ही दिखाई देने लगते हैं। इतना पैसा कमाने के बाद भी मुझे वह खुशी नहीं मिल रही है, जो खुशी मुझे उन झोपड़ी में रहने वाली औरतों के चेहरों पर दिखाई दी, जो मजदूरों की तरह दिन भर धूप में काम करती रहती हैं। सच ही तो कहा उन औरतों ने मुझे कि वो सब तो मुझसे भी ज्यादा अमीर हैं। क्या फायदा मेरी इतनी कमाई का, क्या फायदा मेरी इतनी मेहनत का, जब मैं अपने पति का प्यार, अपने परिवार का प्यार और सबसे बड़ी बात समाज में मान सम्मान ही नहीं पाऊंगी। तो अंकित, मैं हमेशा तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारे सामने ही उल्टा सीधा बुरा भला कहते आई, रुपए पैसों का घमंड दिखाते आई, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कुछ? सुनिए जी, उन औरतों की बातों का असर हमारी बहू के ऊपर हो गया है। हाँ कुसुम, यही तो देख रहा हूँ मैं भी। अंकित, तुमने क्यों नहीं टोका मुझे, क्यों नहीं रोका? पारुल, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा परिवार भी तुम्हें बेटी की तरह प्यार करता है, इसीलिए तुम्हारी बातों का बुरा लगता भी है उन्हें,
तो वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन शायद तुम उनका प्यार नहीं समझ पा रही हो। इसलिए मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा, जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं माँ से चाय बनाने को कहता हूँ। नहीं नहीं अंकित, आप मम्मी जी से चाय बनाने मत कहिए। मैं इस घर की बहू हूँ और ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। आज मैं सबके लिए चाय बना कर लाऊंगी। कुसुम, अब तुम बहू को थोड़ा बहुत घर की जिम्मेदारियां भी उठाने दो। हाँ जी, लेकिन उस बच्ची के ऊपर मैं एक घर की सारी जिम्मेदारियां नहीं डाल सकती। अरे मैं जाकर देखती हूँ वह रसोई में क्या कर रही है, बर्तनों की आवाज आ रही है। अरे बहू, तुम क्या कर रही हो यहाँ रसोई में? अरे माँ देखिए ना भाभी को, मैंने कहा कि मैं चाय बना देती हूँ तो भाभी ने मेरे हाथ से ले लिया, कहती है कि मैं बनाती हूँ सबके लिए। मम्मी जी आप लोग चलकर बैठिए ना, आज मैं सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे ये क्या मम्मी जी, आपकी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है बेटा, आज पहली बार तुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारियां उठाता देखकर। मम्मी जी मैं मानती हूँ कि पहले मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जो बीत गई उस बात को भूल जाओ। हम में से कोई भी तुमसे नाराज नहीं है और ना ही कभी तुम्हें तुम्हारी गलतियों का याद दिलाएंगे, क्योंकि बेटा हमने तो हमेशा तुम्हें अपने बच्चे की ही तरह स्वीकारा और अपने बच्चे की ही तरह प्यार दिया। मैंने अपनी बेटी की ही तरह तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे मैंने अपनी बेटी को मान सम्मान और प्यार दिया, वैसे ही हमेशा मैंने तुम्हें भी दिया। हाँ मम्मी जी आज मुझे मालूम चला कि मैं सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा नसीब वाली हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।